हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वन डायमेंशनल मोशन, और वो एग्जांपल था वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। कि जब हम किसी बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करते हैं तो उस बॉडी का मोशन। आप लोगों ने बोला था कि ये जो वर्टिकल अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन जो होगा ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तभी होगा, बोले तो ड्यूरिंग द मोशन हर पॉइंट पर पार्टिकल का के अंदर जो प्रोड्यूस एक्सेलरेशन है वो सेम कब रहेगा, जब मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल शुड बी लेस देन इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ अर्थ। मींस जब ये पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्टिकली डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अपन ने बोला था कि ये जो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल होना चाहिए वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए। मींस पार्टिकल अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम 2-5-10 किलोमीटर तक हाइट तक जाएगा, तभी जाकर ड्यूरिंग द मोशन इसका एक्सेलरेशन अपन क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। क्योंकि अगर ये ज्यादा हाइट पर चला गया 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, तो फिर अलग अलग जगह पर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, फिर वहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जब अपन मोशन स्टडी कर रहे हैं और जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन पार्टिकल को थ्रो करेंगे वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसका मोशन स्टडी करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेंगे। और आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल होते हैं जब ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। लेकिन यही केस जब अपन ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ेंगे, वहां पर भी अपन बॉडी को क्या करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे और फिर अपन उस बॉडी का मोशन स्टडी करेंगे। लेकिन वहां पर अपन को कुछ भी स्टडी करना है उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर पार्टिकल अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पर चला जाता है, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000, 5000, 10000 किलोमीटर चल जाता है। तो वहां पर अलग अलग पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग हो जाता है। तो उस पार्टिकल का, उस बॉडी का मोशन स्टडी करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अपन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो वो अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं जाता, अर्थ सरफेस के आसपास ही रहता है। बोले तो इन सब पॉइंट पर अपन एक्सेलरेशन क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे, और वही लेके चलेंगे जो कि अर्थ सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अपन लोग बात कर रहे थे कि वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके अंदर हमने एक बात देखा था, व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपने पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था फ्रॉम द ग्राउंड, और आप लोगों ने उसमें कुछ चीजें आपने फाइंड आउट कर ली थी। क्या कि लेट अस सपोज ये ग्राउंड है और यहां से पार्टिकल को आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u। तो जैसे आप इसको इनिशियल वेलोसिटी u प्रोवाइड करेंगे, इसके पास वेलोसिटी आ गई, बोले तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो इस काइनेटिक एनर्जी के दम पर ये क्या होगा, जैसे ये मेरे हाथ से छूटेगा, मेरे हाथ से बाहर निकलेगा, इस पर आपकी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन इसके पास वेलोसिटी है इस फोर्स के अगेंस्ट, बोले तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है जो इस फोर्स के अगेंस्ट क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी के दम पर इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा और ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा इसकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और एक पॉइंट पर जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अब चूंकि वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेकिन यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है और उतना ही लग रहा है जितना कि अर्थ सरफेस पे लग रहा है। तो इस फोर्स की वजह से ये वापस नीचे आएगी। तो आपने बोला था व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, और ये वापस बी पे जाके वापस नीचे आ जाता है। तो नो डाउट ये कब तक ऊपर जाता रहेगा, जब तक इसके पास वेलोसिटी होगी, और एक पॉइंट पर जाके इसके पास वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा, बोले तो इसके बाद ये ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट तक
पहुंच पाया, इससे ऊपर नहीं जा पाया। तो जैसे ही मैक्सिमम हाइट आएगा दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए, अरे इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई तो अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर नहीं जा सकता, तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आना पड़ेगा। तो अपन ने इस टॉपिक के अंदर कुछ चीजें निकाल ली थी। एक तो क्या, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, जो कि कितना आ गया था u upon g। a से b तक जाने का टाइम कितना हो गया था u upon g। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, जो कि कितना आ गया था u स्क्वायर अपॉन 2j। और टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो कितनी देर तक वो उड़ा, वो कितना आ गया 2t। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब a से वापस a तक, बोले तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वापस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तक आने का लगा टाइम। तो ये 2t हो गया, या ये बोलना चाहिए 2u upon g हो गया। तो 2t का मतलब नीचे से ऊपर जाने का तो टाइम t है, इसका मतलब ऊपर से नीचे तक का भी आने का टाइम t है। तो जितना टाइम नीचे से ऊपर तक जाने में लगता है उतना टाइम ऊपर से नीचे तक आने लगता है। ये चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली थी, लेकिन मैं इसमें थोड़े से कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपको बताना चाहता हूं, तो देखिएगा थोड़ा ढंग से इसको आप देखिएगा। लेटर सपोज मैंने इसको यहां से थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी, तो ये मैक्सिमम हाइट तक गया और फिर वापस नीचे आया। तो अगर आप इस वाले पॉइंट सी को देखेंगे तो इस पॉइंट सी पर पार्टिकल दो बार पहुंच रहा है, एक बार तो ऊपर जाते टाइम पर और एक बार नीचे आते टाइम पर। तो अगर अपन थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट की बात करें और अपन बात करें ए से लेकर सी तक में, ए से लेकर सी तक में, तो ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अरे अगर मैं ए से सी तक की बात कर रहा हूं तो ये ऊपर गया और ऊपर जाके वापस नीचे आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये ऊपर जा रहा था तो ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट, और जब ये ऊपर जाके वापस नीचे आ गया तो भी ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं कि पार्टिकल किधर जा रहा है, किधर से किधर आ रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि जब ये ऊपर जा रहा था तो ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन जोइंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और जब ये नीचे आ रहा था तब ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन जोइंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसका मतलब चाहे ये सी पॉइंट से ऊपर जा रहा हो या सी पॉइंट से नीचे आ रहा हो, ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन नो डाउट अगर टाइम मैंने ए से काउंट किया है तो जब नीचे से ये ऊपर जा रहा है तो सी तक पहुंचने का टाइम अलग होगा, और जब इसी ए से चलते हुए बी पर पहुंचा और बी से वापस सी तक पहुंचा तो टाइम अलग होगा। बोले तो इसी पॉइंट पर वो दो अलग अलग टाइम से पास होगा, एक तो ऊपर जाते टाइम पर और एक नीचे आते टाइम पर, लेकिन इन दोनों टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ए से सी तक की बात करें तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको समझ आ गया होगा कि मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या लिया, पॉजिटिव। तो आप देखेंगे ए से सी तक के लिए चाहे वो ऊपर जा रहा हो चाहे वो नीचे आ रहा हो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो सेम है। लेकिन आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये t की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, t स्क्वायर है, t की पावर 2 है, तो t की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पता लगेगा सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी। बोले तो एक ही डिस्प्लेसमेंट पर टाइम कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी। देखते हैं, एलसीएम ले ले, 2 एलसीएम ले लिया तो ये 2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसको इधर ले लेते हैं तो gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2s इक्वल टू 0। तो ये t की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मेरे को t की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते, तो श्रीधराचार्य साहब नाम सुना होगा, याद आया होगा, याद आया कि नहीं याद आया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस इक्वेशन में से x की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है, कांस्टेंट, बोले तो जो वेरिएबल नहीं है। तो देखिएगा यहाँ a की वैल्यू क्या होगी g, और b की वैल्यू कितनी हुई, -2, क्योंकि यहाँ क्या था प्लस, कहां गया ये रहा,
प्लस bx था, तो इसको मैं प्लस में कन्वर्ट करूं तो माइनस u, ठीक है ना। तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c। तो ये x की इक्वेशन थी, x वेरिएबल की इक्वेशन है, ये t वेरिएबल की इक्वेशन है। तो ये t स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो a, t के साथ जो मल्टीप्लाई होगा b, और ये कांस्टेंट टर्म। तो t की दो वैल्यू आएगी माइनस b, तो b की वैल्यू कितनी है -2 है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू कितनी है g, और c की वैल्यू कितनी है 2s अपॉन 2a। तो t इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2u प्लस माइनस अंडर रूट कितना है 4u² माइनस 8gs अपॉन 2g। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स अपन को आती है। अगर अपन यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो 1 रह जाएगा, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा 2। 2 और 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल हो गया। तो पता लगा t की दो वैल्यू आई, एक तो आई u माइनस, एक बार माइनस का सिंबल लेने पर u² माइनस 2gs अपॉन g, और एक बार t की दूसरी वैल्यू आई u प्लस u² माइनस 2gs अपॉन g। तो डिस्प्लेसमेंट की एक की वैल्यू पर टाइम की दो वैल्यू आई है। ये वाली वैल्यू शायद कम है क्योंकि u में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये वाली वैल्यू कौन सी है, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, बोले तो ऊपर जाते टाइम पर a से c तक पहुंचने में लगा टाइम। और ये वाला वैल्यू कौन सा है, जब वो नीचे आ रहा है तो a से c तक पहुंचने में लगा टाइम। अब इसी तरह से एक और बात देखिएगा, जब ये a से c पर पहुंचा, a से c पर पहुंचा, तो एक बार तो ये ऊपर जा रहा है और एक बार इसी c पर ये नीचे आ रहा है। तो एक बात है कि ये ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है। अगर मैं a से c तक के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो दोनों केस में से हमें ऊपर जाते टाइम पर भी नीचे जाते टाइम पर भी, लेकिन पता लगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो मेरे को पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट ऊपर जाते टाइम पर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में और नीचे आते टाइम पर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बोले तो एक ही डिस्प्लेसमेंट के लिए इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटीज आएगी, तो एक बार तो अपवर्ड डायरेक्शन में और एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वेलोसिटी देखनी हो तो v² = u² + 2as, याद आया होगा, कुछ समझ आया होगा, ठीक है। तो v कितना हो गया √u² - 2gs, या यूं समझिए यहाँ v² आ रहा है तो एक तरह से v की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो s की एक वैल्यू के लिए v की कितनी वैल्यू आएगी 2। तो v कितना है √u² - 2gs। तो आप में से मेरे को कौन बताएगा 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आप बोलेंगे 2 तो होता ही है, लेकिन साथ साथ -2 भी होता है। सिमिलरली जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये वैल्यू प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी। लेट अस सपोज इसको सोल्व किया, ये कितना है 4, इसको सोल्व किया, ये कितना है 4। तो 4 का स्क्वायर रूट +2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। तो +2 क्या बताएगा, क्योंकि मैं अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस दे रहा हूं, तो जब ये ऊपर जा रहा है तब इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी डिस्प्लेसमेंट में इसकी वेलोसिटी -2 भी है। तो -2 का मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक और गजब की बात आई, एक ही डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी की दो वैल्यू तो आई, लेकिन दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, u² - 2gs। अब ये जो भी आया, लेट अस सपोज ये आया, सोल्व किया तो ये कितना है 2, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 है। एक बार पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब एक बार वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव का मतलब एक बार वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एक ही डिस्प्लेसमेंट पर, एक ही पॉइंट पर वेलोसिटी की दो वैल्यू आएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन अपोजिट आएगी। इसका एक बहुत जबरदस्त मतलब निकल के सामने आया क्या, कि जब भी आप कोई भी पार्टिकल ग्रेविटी के अंदर मूव करेगा, अंडर ग्रेविटी के अंदर मूव करेगा, तो किसी भी पॉइंट से ऊपर जाते टाइम पर और उसी पॉइंट से नीचे आते टाइम पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर पार्टिकल
अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है तो किसी भी पॉइंट से ऊपर जाते टाइम पर और उसी पॉइंट से नीचे आते टाइम पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। और इसी कॉन्सेप्ट से मैं एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट वापस फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। तो थोड़ा सा देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिएगा मैंने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया, ये ऊपर गया, ऊपर जाते जाता गया, वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगी और एक पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0। अब ये नीचे आएगा तो जैसे ये नीचे आएगा वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे ये ग्राउंड पर पहुंचेगा तो जस्ट बिफोर स्ट्रकिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी अभी भी u होगी। मींस a से जिस वेलोसिटी से ये ऊपर गया a पर आते आते वही वेलोसिटी होगी, नहीं मैग्नीट्यूड वही होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। मींस a से ऊपर जाते टाइम पर और a से नीचे आते टाइम पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अगर मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है तो जैसे ही वापस मेरे पास आएगा इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो गौर फरमाइएगा अगर मैं A से लेकर A तक की बात करूं तो वेलोसिटी A पे कितनी है u अपवर्ड डायरेक्शन में और A पर फिर वापस u है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। A से मैंने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया 0 और यहां पर आते आते टाइम हो गया t डैश, बोले तो यहां से थ्रो किया और जब वापस यहां पर आया तो टाइम कितना हो गया t डैश। तो A से A तक पहुंचने लगा टाइम कितना है t डैश। मेरे को ये टाइम फाइंड आउट करना है, मेरे को फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी पता है, क्यों? क्योंकि मेरे को इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी पता थी। अगर मैंने 10 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड थ्रो किया है तो मेरे को पता है जब वापस ये मेरे हाथ पर आएगा तो ये कितनी वेलोसिटी से आएगा, 10 मीटर पर सेकंड से ही आएगा, लेकिन बस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता लगी तो मेरे को फाइनल भी पता लगी, क्योंकि A पर वेलोसिटी वापस ये होगी बस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो मेरे को फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी पता है, टाइम फाइंड आउट करना है तो कौन सी यूज करूं? फर्स्ट v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at। तो पता लगा फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है u, तो v की वैल्यू कितनी है u, लेकिन भैया कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड, तो माइनस, क्योंकि मैं अपवर्ड डायरेक्शन को क्या ले रहा हूं? पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड क्या ले लूंगा? नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम कितना लगा इसे तक t डैश। इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो g t डैश इक्वल टू कितना हो गया 2u, तो t डैश इक्वल टू कितना हो गया 2u अपॉन g, आ गया ना टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर एक मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पॉइंट से ऊपर जाते टाइम पर और उसी पॉइंट से नीचे आते टाइम पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। ठीक है, अब अपन एक और स्पेशल केस लेते हैं इसका, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में अपन सेकंड केस लेते हैं। यहां तो अपन ने क्या किया था, पार्टिकल को जहां से थ्रो किया था वापस वही आ गया, लेकिन अब की बार अपन क्या करते हैं, व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन vertically upward from the roof of a tower of height h। तो अब की बार अपन क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को क्या करें, एक टावर पर चढ़कर उसकी रूफ से थ्रो कर रहे हैं। तो लेट अस सपोज ये टावर है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, जिसकी हाइट कितनी है h, जनरली ये हाइट गिवन होगी, और यहां से अपन इसको थ्रो कर रहे हैं। तो यहां से थ्रो करने का मतलब देखिएगा, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, यहां से थ्रो करते थे और यहीं कैच कर लेते थे। बोले तो जहां से थ्रो किया वहीं आके ड्रॉप हो गया, बोले तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ ड्रॉप सेम है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब जहां से फेंका और जहां गिरा वो सेम है। लेकिन अब की बार अपन क्या करेंगे, ये टावर पे चढ़ गए,
इस टावर पे चढ़ गए, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इस टावर पे चढ़ गए और अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ बाहर निकाला, यहां से थ्रो करेंगे, यहां से थ्रो करेंगे और ये नीचे जाके गिरेगा, ये नीचे जाके गिरेगा। बोले तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो ये हो गया, लेकिन अपन यहां से थ्रो करेंगे तो जैसे ये मेरे हाथ से छूटेगा क्या होगा, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा किधर की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस वजह से इसके अंदर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो चूंकि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और एक पॉइंट बी पर जाकर वेलोसिटी 0 और ये वापस फिर नीचे आएगा, लेकिन अब की बार ये टावर की रूफ पे नहीं आएगा, ये जमीन पर आके गिरेगा, जमीन पर आकर ड्रॉप होगा यहां पर आके सी पर। ठीक है, अगर ये यहां का छत से आगे छत पे गिर जाता तो वो एक तरह से तो ग्राउंड टू ग्राउंड ही हो गया, लेकिन अब की बार यहां से फेंका और गिरा नीचे जाके। ठीक है, अब अपन को अगेन फाइंड आउट करना भाई, यहां से यहां तक आने का टाइम, ये मैक्सिमम हाइट कितना और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब अपन को वापस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो नो डाउट टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है। तो कहां से कहां तक का फाइंड आउट करना है, यहां से टाइम काउंट करेंगे और देखेंगे और ये मैक्सिमम हाइट तक कितनी देर में गया, इसका मेरे को कहां से कहां तक की बात करनी, ए से बी तक की बात करनी, ए से टाइम काउंट करना स्टार्ट करूंगा और कहां तक टाइम काउंट करूंगा, बी तक, और ये मेरे को फाइंड आउट करना। लेकिन एक बात है कि ये बी कहां पर है, मैक्सिमम हाइट पर है, और मैक्सिमम हाइट पर है तो एक बात बताइए यहां वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, u, ए इनिशियल बी फाइनल, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फाइनल पॉइंट पर मेरे को वेलोसिटी पता है, टाइम फाइंड आउट करना है, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूंगा, फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस at, लेकिन एक्सीलरेशन कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो u प्लस में आ गया t, और v की वैल्यू कितनी हो गई, जब ये t इस t के इक्वल है तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 0, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, तो t इक्वल टू कितना हो गया, u अपॉन g, ये हमने पहले फाइंड आउट किया है। सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। तो अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट बतानी है तो जब पार्टिकल यहां तक पहुंचता है फिर नीचे आता है, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब मेरे को एक तरह से यहां से यहां तक की डिस्टेंस बतानी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस का मतलब ए से लेकर बी तक का क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मेरे को ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट पता लग गया कि इस एरो का लेंथ क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट। तो अगर मेरे को ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो लेट अस सपोज यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, h। तो जब मैं a से b तक गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h हो गया, कौन से डायरेक्शन में हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में गया। फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, 0, इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, u। तो फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं, थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो b पर फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, 0, तो u स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू कितनी है, माइनस g h। तो h इक्वल टू कितना आ गया भैया, u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g आ गया। अब अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितनी देर तक उड़ा, कितनी देर तक उड़ने से मतलब जहां से आपने इसको थ्रो किया था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टाइम काउंट कर लो और तब तक काउंट कर लो जब तक कि वो उड़ा, जब तक उड़ा, और कहां तक उड़ेगा, जब तक यहाँ जमीन पर टकराएगा नहीं।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब मेरे को टाइम कहां से कहां तक काउंट करना है, ए से लेकर सी तक का। ए इनिशियल हो गया और सी फाइनल हो गया। इनिशियल पॉइंट पर टाइम काउंट करना स्टार्ट किया 0 और सी तक टाइम काउंट करते करते टी डैश हो गया। यही मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मेरे को क्या करना है, ए से सी तक का जाने का टाइम बताना है, लेकिन टाइम तब तक ही निकाल पाऊंगा जब तक कि मेरे को या तो सी पॉइंट पर वेलोसिटी नहीं पता या डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। अरे थोड़ा गौर फरमाना, टाइम फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम दो इक्वेशन में आता है, फर्स्ट और सेकंड में। v इक्वल टू ut प्लस हाफ v इक्वल टू u प्लस at और s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मेरे को फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी पता हो तो मैं टाइम निकाल सकता हूं, v पता हो तो t निकाल लूं, या मेरे को इनिशियल से फाइनल तक का डिस्प्लेसमेंट पता हो तो मैं भी टाइम निकाल सकता हूं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मेरे को आप फटाफट बताएं, क्या मेरे को इस c पर वेलोसिटी पता है क्या मेरे को इस c पर वेलोसिटी पता है क्या? ये a से थ्रो किया था, u से b तक गया और ये वापस c पर आके टकराया। तो क्या मेरे को ये वाली वेलोसिटी पता है क्या? नहीं, ये वेलोसिटी मेरे को पता नहीं। क्या मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता है क्या? अगर मैं a से c तक की बात करूं तो a से एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं c की तरफ, तो ये s वेक्टर है। क्या मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता है? हाँ पता है, क्योंकि इस एरो का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? हाइट ऑफ टावर, और हाइट ऑफ टावर गिवन होता है। तो अगर मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है तो ए से लेकर सी तक का टाइम फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूं, ए से सी तक की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो इस वेक्टर का जो लेंथ होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? h। कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। गौर फरमाना, s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर होता है। तो ये s वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को कोई लेना देना नहीं कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। मेरे को तो अगर a से c तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं तो a से c तक की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो वेक्टर होगा वो क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट को। तो इसकी जो लेंथ आएगी वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और इसकी जो एरो हेड है वो डायरेक्शन को शो करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया? h, और कौन से डायरेक्शन में हो गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो भैया मेरे को ये पता है, ये फाइंड आउट करना है, तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूंगा? सेकंड। s इक्वल टू, चलो लिख देता हूं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है? h, लेकिन भैया डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस h। याद दिला दूं, ओरिजिनल इक्वेशन है s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर। ओरिजिनल इक्वेशन है s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आएगी। s वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो h, डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड u, डाउन ऊपर डायरेक्शन है तो प्लस, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसलिए माइनस t स्क्वायर। और ये वाला जो t है वो कौन सा t है? टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसको t डैश लिख देते हैं। 2 एलसीएम ले ले भैया लोगों, तो आप लोगों ने 2 एलसीएम लिया तो यहाँ 2 ut डैश हो जाएगा, और ये 2 एलसीएम आ गया। एलसीएम आके इसको t स्क्वायर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, g t डैश स्क्वायर माइनस u t डैश माइनस 2h इक्वल टू 0। अगेन ये t डैश का क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो t डैश की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करनी है तो या तो इसके फैक्टर कर दो या श्रीधराचार्य लगा दो। फैक्टर तो नहीं होंगे, श्रीधराचार्य लगाते हैं। टी डैश स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a, टी डैश का जो कोफिशिएंट होगा वो b माइनस 2u, और c माइनस 12। ध्यान रखना
जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वहां bx प्लस आता है c भी प्लस आता है, तो इस माइनस को इसके अंदर भेजना पड़ेगा, इसको प्लस बनाने के लिए ये माइनस, इसको भी प्लस बनाने के लिए माइनस। समझ में आया? तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो d डैश का फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला क्या है? माइनस b, b की वैल्यू कितनी है? माइनस 2u प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस माइनस प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 4u स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8gh। यहां से क्या कॉमन आ गया? 4 कॉमन आ गया, तो यहां कितना रह जाएगा? 2। 4 कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट के बाद आएगा तो कितना हो जाएगा? 2। यहां से 2 और ये 2 कॉमन, इस 2 से कैंसिल। तो भैया लोगों t डैश इक्वल टू कितना आ गया? u प्लस माइनस u स्क्वायर प्लस 2gh होल अपॉन g। तो अगर अपन माइनस वाला सिंबल है, नेगेटिव साइन ले, तो t डैश इक्वल टू u माइनस u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। टाइम ऑफ फ्लाइट की ये वैल्यू आएगी, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट की ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? आप खुद ही देख लो, इस वाले पॉइंट पर ए से थ्रो किया तो सी पे तो एक बार ही पहुंचेगा, दो बार थोड़ी पहुंचा, सी में एक बार ही पहुंचेगा, तो टाइम की एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन यहां से टाइम की 2 वैल्यू आ गई, लेकिन इसमें से ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताएं, u स्क्वायर का अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो u स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा? u होगा। और अगर मैं इस u स्क्वायर के अंदर कुछ चीज ऐड कर दूंगा, कुछ भी चीज ऐड कर दूंगा, तो भैया इसका स्क्वायर रूट ही 2 था, तो इसमें तो ये ऐड हो गया, तो नो डाउट इसका स्क्वायर रूट u से ज्यादा आएगा। अरे भैया लो 4 का 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा? 2। और अगर इस 2 स्क्वायर में 1 ऐड कर दूं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 में ऐड करेंगे 5, तो नो डाउट 5 का स्क्वायर रूट 2 से तो ज्यादा आएगा है ना, इसमें कोई स्पेशल बात है नहीं। तो स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh विल बी ग्रेटर देन u, तो ये वाली वैल्यू u से ज्यादा आएगी, तो ये वाली वैल्यू u से ज्यादा आएगी, तो पता लगा u में से u से ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन u, तो ये वाली वैल्यू u से ज्यादा है, तो आप u में से इससे ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो t डैश की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। टाइम नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। अरे यहां से टाइम काउंट करना शुरू किया, उल्टा टाइम थोड़ी चलेगा, टाइम तो बढ़ेगा ना, क्योंकि यहां से तो आपने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया ही था, तो t डैश नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो अब की बार कौन सा वाला ले लेते हैं? प्लस वाला ले लेते हैं। तो जब आप प्लस वाला लेंगे तो t डैश इक्वल टू कितना आएगा? u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। तो भैया ये ग्रेटर देन u आएगा, लेकिन ये प्लस है, बोले तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा। अब एक और चीज देख लेते हैं, द वेलोसिटी विद व्हिच पार्टिकल स्ट्रक्स विद द ग्राउंड। बोले तो जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को क्या करेगा? स्ट्रक करेगा, तो ये वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, ए से लेकर सी तक की बात कर ले। ए से लेकर सी तक की बात करने से फायदा क्या होगा? क्योंकि मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा कितना h, कि ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है h, इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है u अपवर्ड डायरेक्शन में, और फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो भैया लोगों डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें? थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो मैंने थर्ड अप्लाई कर दी, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू किधर है? माइनस g डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस h, माइनस माइनस प्लस, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh
तो v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, लेकिन अपन कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये बात हुई कि जब अपन किसी बिल्डिंग पे जाके उसके रूफ से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे और फिर लास्ट में जाकर पार्टिकल कहां पे जाके गिरेगा, ग्राउंड पे। बोले तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अलग है और पॉइंट ऑफ ड्रॉप अलग है। अभी तो मैंने क्या करा, छत पे जाके ऊपर फेंका, अब अगर मैं छत पे जाके नीचे फेंकता तो क्या होगा, तो अब हम उस चीज को देख लेते हैं। तो when particle is thrown vertically downward from the roof of a tower of height h, बोले तो अब छत पे जाके अपन ने क्या करा, सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधा नीचे की ओर फेंक दिया। तो भैया क्या हो गया उससे, देखना, ये आपने टावर था जिसकी हाइट कितनी है, h है, और इस टावर से यहां से पार्टिकल को सीधा नीचे थ्रो कर दिया विद वेलोसिटी u। जब ये नीचे जाएगा और यहां स्ट्रक करेगा तो अपन को जनरली फाइंड आउट करना है किस वेलोसिटी से ये स्ट्रक करेगा, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज आपको जनरली फाइंड आउट करनी है। एक बात है कि एक्सीलरेशन में किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो भैया जब इनिशियल वेलोसिटी पे डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन पे डाउनवर्ड, तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं, पपुन क्यों पालू, तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। तो अगर मेरे को लेट अस सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होता, तो क्या होता, देखिए इस टाइम पर लेट अस सपोज यहां से टाइम काउंट करना स्टार्ट किया और ये यहां पर पहुंचा आफ्टर टाइम t, तो वेलोसिटी क्या होगी, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। v डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, u भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये भी पॉजिटिव, और एक्सीलरेशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव। s वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। अब की बार डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये सब प्लस आ जाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन आ गई। अब इन तीन इक्वेशन के थ्रू मैं जो भी चीज फाइंड आउट करना चाहूँ वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मेरे को a से b तक जाने का टाइम बताना है, बोले तो एक तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया कि जब मैंने इसको u से नीचे थ्रो किया तो यहां से यहां तक जाने का टाइम बताना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो a से टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, कहां तक टाइम काउंट किया, b तक, तो ये t डैश हो गया। एक बात पता है, जब ये a से b तक जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h, वो भी कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट a से b तक की तरफ एक एरो ड्रॉ कर दूंगा, वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इस एरो की लेंथ क्या बताएगी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, जो कि कितना हो गया h। चूंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है तो h इक्वल टू u t डैश प्लस हाफ g t डैश स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब आपसे बोलता है कि द वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्रक्स द ग्राउंड, तो मेरे को वेलोसिटी बतानी है, तो मेरे को a पर वेलोसिटी बताएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, b पर मेरे को वेलोसिटी बतानी है। जो भी अननोन क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है, जो भी अननोन क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है, उस अननोन क्वांटिटी को कभी भी साइन लगा के मत लिखो ना, वो अपने आप विद साइन आएगा। अननोन क्योंकि हमको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, तो अननोन हमेशा विद साइन आएगा। आप उसका इक्वेशन में पहले से साइन इंट्रोड्यूस मत करना, ठीक है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना है, h किधर की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्वेशन क्या आएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसके थ्रू आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करते हैं तो बहुत सिंपल का केस होता है, और बहुत सी बार एक और केस आ जाता है व्हेन पार्टिकल इज ड्रॉप, पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम रूफ ऑफ टावर हाइट h। तो दो तरह का क्वेश्चन आता है, या यूं होना चाहिए, जब अपन किसी हाइट पर चले जाते हैं तो तीन तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है और पार्टिकल नीचे जाके गिरता है, पार्टिकल नीचे जाके गिरता है। दूसरा क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करता है, और तीसरा क्या है, ड्रॉप।
ड्रॉप करने का मतलब अब वो शुरू में पार्टिकल को कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा, तो जब अगर अपन वर्टिकली ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 होते ही मजा आ जाएगा, हर चीज बहुत सिंपल हो जाएगी। तो अब अगर मेरे को ए से बी तक का टाइम जाने का टाइम बताना है, जब आपने इसको ड्रॉप किया, थ्रो नहीं किया, ड्रॉप किया, केवल छोड़ा है, तो टी डैश इक्वल टू खटाखट आ गया 2h/g का स्क्वायर रूट। जब आपने उसको ड्रॉप किया है तो फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी है, द वेलोसिटी विद व्हिच पार्टिकल स्ट्रक द ग्राउंड कितना आ जाएगा, √2gh, क्योंकि u तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात हुई यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल, जिसमें अपन ने बोला व्हेन पार्टिकल इज मूविंग वर्टिकली अंडर ग्रेविटी। तो अपन बात कर रहे थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड वन डायमेंशनल मोशन, और उसमें अपन ने एक एग्जांपल देख लिया वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। मैं फिर बोलूंगा वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में अपन यहाँ ये अज्यूम करके चलेंगे कि इन सब पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द पार्टिकल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सेम है। और ऐसा तभी होगा जब पार्टिकल अर्थ सरफेस के आसपास ही वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करेगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ऊपर चल जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, तब अपन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करेंगे। तो अपन लोगों ने अभी तक वन डायमेंशनल मोशन में यूनिफॉर्म मोशन स्टडी कर लिया, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन स्टडी कर लिया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन स्टडी करेंगे, तो आपका ये वन डायमेंशनल वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्लास से अपन टू डायमेंशनल मोशन स्टडी करेंगे। थैंक यू।